बड़ी जानकारी ये मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर कि कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। आरोपी कौन है, कहां का रहने वाला है, क्या वो हिमानी को पहले से जानता था, उसकी हिमानी से क्या कोई रंजिश थी या फिर उसने किसी के कहने पर हिमानी की हत्या की, इन तमाम सवालों के जवाब आने का फिलहाल इंतजार है। आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है और पुलिस ने अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की है। आपको बता दें कि हिमानी का शव बीते शनिवार को रोहतक में एक सूटकेस के अंदर मिला था। उसके बाद से पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन अब जानकारी है कि एक गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हिमानी के परिवार वालों ने भी कह दिया है कि जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, आरोपी को पकड़ा नहीं जाता है, तब तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। न्याय की वो उम्मीद कर रहे हैं, चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। 1 मार्च को रोहतक में सूटकेस के अंदर हिमानी का शव मिला था और अब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हिमानी नरवाल हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। हत्या के पीछे किसका हाथ है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस की 5 टीमें भी बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक गुत्थी सुलझी नहीं है। इस बीच हिमानी की मां ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया है। कहा जब तक दोषी नहीं पकड़े जाते तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगी। मैं यही चाहती हूँ मेरी लड़की को न्याय मिले और जो भी आरोपी हैं उनको सजाए मौत मिले। कोई मतलब अपना है जो बहुत नजदीकी है, चाहे वो पार्टी का भी हो सकता है, वो मतलब फ्रेंड सर्कल का, कॉलेज का, कोई भी हो सकता है। 2 दिन हो गए हैं, पुलिस खाली हाथ है और सियासत भी जारी है। जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे ज्यादा दरिंदगी की कोई घटना नहीं हो सकती और हरियाणा सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस प्रकार की हत्या की मार्मिक है, हत्यारा भी हो, ऐसे में तो फांसी होनी चाहिए। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और प्रारंभिक जांच में आरोपी सचिन ने हत्या की बात कबूल कर ली है। आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल फोन और ज्वेलरी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी बहादुरगढ़ के नजदीक के गांव का रहने वाला है। हिमानी की हत्या उसके घर पर ही की गई थी, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। और हत्या के बाद शव को सूटकेस में डालकर यह आरोपी ले गया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है कि हिमानी के साथ काफी समय से ये आरोपी रिलेशनशिप में था। आरोपी ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी कि ब्लैकमेल करने की जो बात है वो सामने आ रही है हत्या के पीछे। हिमानी को काफी पैसे भी आरोपी दे चुका था, ब्लैकमेल कर रहा था और उसके बाद उसने हत्या कर दी। हालांकि आधिकारिक जो बयान है वो सामने आएगा, पुलिस का जल्दी उसका इंतजार है, लेकिन ब्लैकमेलिंग एक वजह यहां पर हो सकती है। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, आरोपी ने हिमानी को पैसे दिए और ब्लैकमेलिंग का भी दौर यहां पर बीच में शुरू हुआ। आधिकारिक बयान का इंतजार होगा, फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से अभी ऑफिशियली जो है इसके ऊपर बताया जाना बाकी है कि क्या कुछ हुआ है। बट जो सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसमें ये सचिन नाम का ये लड़का है जिसने कत्ल किया है हिमानी का, और ये रिलेशनशिप में था हिमानी के, जो हमें जानकारी मिली है। और उसको ब्लैकमेल जो है किया जा रहा था पैसे के लिए। पर अब इसमें किसी और शख्स की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये या इसने कत्ल करके खुद ही जो है लाश को जो है उसने सूटकेस में पैक किया, ये तमाम चीजें जो है अभी पुलिस जो है अभी रिवील करेगी कि इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। फिलहाल जो शख्स है, जो अक्यूज्ड है, उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है, जो हमें जानकारी मिली है। और पुलिस जो है आज दिन में जो है तमाम चीजें जो है इसको लेकर खुलासा कर सकती है कि क्या कुछ हुआ है इसमें या फिर किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है या नहीं है। ठीक है, इसका इंतजार रहेगा। पुलिस क्या खुलासा करती है, किन बातों का जिक्र करती है। फिलहाल शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, हिमानी नरवाल की मां सविता का बयान भी सामने आया है। बड़ी खबर यह मिल रही है कि उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कहना है सविता जो कि हिमानी की मां है। कहा है उन्होंने कि मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरी बेटी मुझे सारी बातें बताया करती थी, वो कोई गलत बात स्वीकार नहीं करती थी। ये हिमानी की मां सविता का कहना है। आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है,
नज़दीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो, या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज़्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज़ गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती। तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है, मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज़ भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फ़र्क होता है। दोस्त एक अलग चीज़ होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज़। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो, बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज़ भी मतलब बोल दिया, उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी वो। तो हिमानी नरवाल के भाई ने गिरफ्तारी के बाद कहा है कि जिसने इस वारदात को अंजाम दिया उसे सजाए मौत मिले। लिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। इतनी जल्दी पुलिस ने काम किया है तो इंसाफ मिलेगा जरूर। मेरी बहन को जो मौत की सजा मिली, उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो हरियाणा में हिमानी हत्याकांड पर सियासत भी लगातार हो रही है, तो वहीं बिहार में सूबे के बजट को लेकर सियासत जारी है। बिहार में देखिए इसी साल चुनाव है और नीतीश सरकार आज चुनाव से पहले 3,15,000 करोड़ का आखिरी बजट पेश करने वाली है। सदन में हंगामे के भी आसार है, क्योंकि विपक्ष न सिर्फ बजट को लेकर अपनी मांगे सदन के अंदर रखेगा, बल्कि नौकरियां और परीक्षाओं में धांधली, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरेगा भी। बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज दोपहर 2 बजे बजट पेश करेंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए बजट में कई लोक लुभावन ऐलान होने का अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक बजट महिलाओं, किसानों और युवाओं पर केंद्रित होगा। रोजगार, शिक्षा पर ज्यादा फोकस होगा। बुजुर्ग और विधवा पेंशन बढ़ाई जा सकती है। बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ड्रीम रखा है, उस पूरे को प्रेजेंटेशन हम लोग बिहार विधानसभा में देंगे। इस बीच विपक्ष के तेवरों से साफ है कि सदन में आज हंगामे के पूरे आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे नीतीश कुमार का आखिरी बजट करार दिया। 500 और 2500 रुपए वाली चाल चल दी। भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपए उन माताएं बहनों के खाते में दे, जो आपका आखिरी बजट हम कह सकते हैं। इसमें कम से कम लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपए करें। तो बिहार में सियासी माहौल हर गुजरते दिन के साथ गर्माता ही जा रहा है और इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की एक भविष्यवाणी ने सियासी पारे को और ज्यादा चढ़ा दिया है। बिहार के जहानाबाद में लालू प्रसाद यादव डॉक्टर चंद्रिका यादव की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। सूबे के मौजूदा हालात और सियासी सर्वे को लेकर सवाल हुए तो बड़ी सियासी भविष्यवाणी कर दी। कहा तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर्वे में तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? लालू ने तेजस्वी के सीएम बनने का दावा किया तो जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने इसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना बता दिया। बिहार की चिंता जब आपको दी गई थी, उस समय तो आपने बिहार की चिंता की नहीं, उस समय परिवार की चिंता की। अब जब परिवार की चिंता का समय आ गया है, तो अब उस समय बिहार की चिंता कर रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार बनेगी। मोदी की गारंटी है और नीतीश का सुशासन है। वो कुछ नहीं बनने वाला है। एनडीए जो है, अब एनडीए की सरकार मतदाता ने विचार कर लिया है, बनाएगी। और आइए बिहार की सियासत के बाद रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत का। आज महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रहने की आसार यहां पर व्यक्त किए जा रहे हैं और आज से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में कई मुद्दे यहां उठाए जाएंगे। महिला सुरक्षा को लेकर हंगामा हो सकता है। केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी का मुद्दा भी गूंजेगा। ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें विपक्ष सरकार को घेरेगा। जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी हुई थी और विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कहना है सीएम देवेंद्र फडणवीस का।
थाने में पुलिस अफसर के सामने बैठी ये महिला केंद्रीय मंत्री हैं, जो अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने पहुंची। उनकी बेटी और उनकी सहेलियां भी पहुंची हैं, जिनसे सरेआम शोहदों ने बदसलूकी की। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि अगर इस तरह से इन लोगों की जो भी टोली है, अगर इनकी हिम्मत इस तरह से बढ़ रही तो कल किसी के भी घर में जाके कुछ भी कर सकते, और ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होके इनको जेल में भेजना चाहिए। मामला महाराष्ट्र के जलगांव का है। 28 फरवरी को कोथली गांव में संत मुक्ताई यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री की बेटी और उसकी कुछ सहेलियों के साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की। ये बिना अनुमति तस्वीरें और वीडियो लेने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा गार्ड ने रोका तो आरोपी उनसे भिड़ गए। कुल 7 आरोपियों के खिलाफ केस पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में दर्ज किया गया है। पीड़िता की उनकी जो जुबानी हमने गुनाह दाखिल किया है। इसमें एक आरोपी को हमने अभी अरेस्ट किया है। तो वहीं देखिए, जलगांव में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस के इन दावों से विपक्ष बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है और फडणवीस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। केंद्रीय जो मंत्री है उनके परिवार में यदि छेड़खानी का मामला सुरक्षा कर्मियों के वहां मौजूदगी में वो गुंडागर्दी करने वाले लोग छेड़खानी करते हैं और उसके लिए केंद्रीय मंत्री को पुलिस थाने में धरना देना पड़ रहा है, तो ये साफ नजर आ रहा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में नहीं रही और ऐसे में ये महाराष्ट्र का कारोबार घासीराम कोतवाली चला रहा है। विपक्ष ने सवाल उठाए तो सीएम फडणवीस सामने आए, कड़ी कार्रवाई की बात कही। दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये एका विशिष्ट पक्षाचे काही पदाधिकारी आहेत की ज्यांनी अतिशय वाईट अशा प्रकारचे काम केलेलं आहे। पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे, काहींना अटक केलेली आहे, इतरांना अटक केली जाईल, पण अशा प्रकारे छेडखानी करणं कुठल्याही परिस्थितीत अशा लोकांना त्या ठिकाणी माफी देता कामा नये, त्यांच्यावर अतिशय कडक कारवाई होईल। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से 1 घंटा पहले सुबह 10 बजे होगी। सबकी नजरें सुबह 10 बजे सीएम रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। आखिर पूरी कैबिनेट के साथ सीएम रेखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, उसमें क्या कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि वो विपक्षी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को जरूर घेरेंगी। इस बीच आज दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी रिपोर्ट में हुए खुलासों की गूंज सुनाई देने वाली है। आज रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, हंगामे के आसार है। हमारी कोशिश है सदन कानून से चले, रूल बुक से चले और सभी सदस्य, पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य में डिबेट में भाग लें। हम आमंत्रित करते हैं सबको चर्चा में भाग लेने के लिए। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र से जो फंड मिला उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। दिल्ली के अस्पतालों में बेड और डॉक्टरों समेत कई जरूरी सुविधाओं की कमी है और कई स्वास्थ्य परियोजनाएं सालों से अधूरी पड़ी हैं। वहीं देखिए, साथ ही साथ दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। एक्शन मोड में नजर आ रही है, बैठकों का दौर जारी है, कई कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रही है, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रेखा गुप्ता सरकार में विकास के साथ साथ हिंदुत्व का एजेंडा एक्टिव होने के संकेत दे रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रविवार को कई धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की। पीतमपुरा में रेखा गुप्ता श्री खाटू श्याम कीर्तन में शामिल हुई तो खारी बाउली में रेखा गुप्ता ने श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। साथ ही गोपाल गो सेवा सदन में पहुंचकर रेखा गुप्ता ने गो सेवा में भी हिस्सा लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। रेखा गुप्ता ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के आनंदम कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां पर यमुना नदी की गंदगी का मुद्दा उठाकर उन्होंने आप पर निशाना साधा। मैं तो कहती हूँ जो यमुना मैया के पापी हैं उनको कभी सुकून मिल ही नहीं सकता था। आज दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे झाड़ू लग गई। नोएडा जाना हो तो सांस लेके रोको, फिर वहां से उधर जाओ, फिर सांस लो। ऐसी हालत थी, मगर वो झाड़ू से नहीं हो पाया। उसकी सफाई के लिए मशीन चाहिए, डबल इंजन मशीन।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ है जब मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भतीजे आकाश आनंद की सभी पदों से छुट्टी कर दी। यूपी की सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी मायावती ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ तमाम पदों से छुट्टी कर दी है। आकाश आनंद पर उनकी बुआ की ये गाज ऐसे समय में गिरी है जब लगातार ये खबरें आ रही थीं कि बुआ और भतीजे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब साफ है कि बुआ को अपने भतीजे पर भरोसा नहीं है और वो पार्टी की कमान अपने हाथ में रखना चाहती हैं। मायावती ने कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद के ससुर और कई राज्यों के प्रभारी रहे अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, जो आकाश आनंद के लिए चेतावनी थी, जिसके बाद अब आकाश आनंद की भी छुट्टी हो गई है। मायावती जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, वो अपनी पार्टी का भला और बुरा अच्छी तरह समझती हैं। सही मायने में इसका बेहतर उत्तर तो सुश्री बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो सोच समझ के लेता है। कोलकाता पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने औरंगजेब का नाम लेकर राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। कहा, अगर उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म खत्म कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोलकाता में औरंगजेब पर बयान दिया तो इसके जरिए नया सियासी विवाद भी पैदा कर दिया, क्योंकि बयान की शुरुआत तो उन्होंने औरंगजेब से की, पर आगे इस बयान से पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी लपेट लिया। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा वैसे तो कोलकाता में सम्मान समारोह में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ जिस तरह से औरंगजेब से ममता बनर्जी और राहुल गांधी की तुलना कर दी, उससे नया सियासी विवाद खड़े होने के कयास तेज हो गए हैं। और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। आज वो गिर के जंगलों में सफारी पर जाएंगे। इससे पहले कल वो सोमनाथ धाम भी पहुंचे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन किया। महादेव के परम भक्त पीएम मोदी जब सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो पूरा मंदिर मंत्रोच्चार से गूंज रहा था। पीएम मोदी ने ज्योतिर्लिंग को नमन किया, चांदी के कलश से जल चढ़ाकर अभिषेक किया। दरअसल सोमनाथ के शिवलिंग पर सीधे जल नहीं चढ़ाया जाता है, बल्कि इसके लिए अलग से कुंड बने हैं। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ जल, दही, शहद, दूध और शक्कर से भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक किया, आरती की, शिव जी को पुष्प अर्पित किए, हर देशवासी की खुशहाली के लिए कामना की। मैंने एक सेवक की भांति अंतर मन से संकल्प लिया था कि महाकुंभ के उपरांत 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ का पूजन अर्चन करूंगा। आज सोमनाथ दादा की कृपा से वो संकल्प पूरा हुआ। मैंने सभी देशवासियों की ओर से एकता के महाकुंभ की सफल सिद्धि को श्री सोमनाथ भगवान के चरणों में अर्पित किया। इस दौरान मैंने हर देशवासी के स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की। आइए आगे बढ़ते हुए आपको दिल्ली में हुए सिलेंडर ब्लास्ट का एक खौफनाक वीडियो दिखाते हैं, जिसने एक महिला की जान ले ली। ब्लास्ट कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। एक धमाका हुआ और दीवार उड़ गई और आग की ऊंची ऊंची लपटों से दहशत फैल गई। एक मकान में आग लग गई थी, धुआं उठ रहा था। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई थी। बचाव का काम भी शुरू किया जा रहा था कि अंदर रखा एक एलपीजी सिलेंडर फट गया। घटना पहाड़गंज के मोतिया खान इलाके की है, जहां आग लगने के बाद मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में हेमलता नाम की एक महिला की मौत हो गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मकान की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त हेमलता घर पर अकेले थी। उनके भाई, भाभी और माँ किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरे हस्बैंड दवाई लेने चले गए, पर हमारा गेट तो ये ऊपर का नीचे का ताला लगा के चली
फोन करा तेरे घर में आग लग रही है, आग लग रही है। मैं भागी आई, मुझे तो पता ही नहीं था तो मेरे घर में होली जल रही थी। दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट से तो हिमाचल प्रदेश में एवलांच से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के माणा में आए एवलांच की तरह ही हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी एवलांच से दहशत नजर आई। बंद कर। ओ ग्लेशियर अरे ग्लेशियर अवलांच आया रे, बच गए रे। तस्वीरें लाहौल स्पीति के गयू इलाके की हैं, जहां पर बर्फ के गुबार के साथ मौत का एवलांच आगे बढ़ता दिखा तो पास में मौजूद आईटीबीपी कैंप में हड़कंप मच गया। वहीं गनीमत ये रही कि एवलांच के साथ आता दिखा बर्फ का समंदर आईटीबीपी कैंप से कुछ देर पहले ही शांत हो गया, जिसके बाद आईटीबीपी कैंप में मौजूद जवानों ने भी राहत की सांस ली। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एवलांच के बढ़ने के बाद हड़कंप मचा दिखा। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान लाहौल स्पीति में एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पर्यटकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जिस तरह से आईटीबीपी कैंप के पास ये एवलांच उमड़ा, उससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हिंदुस्तान के पहले गांव माणा में आए एवलांच के बाद चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, जहां बर्फ में फंसे 54 बीआरओ कर्मचारियों में से 46 का रेस्क्यू किया गया तो वहीं 8 की मौत हो गई। 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित माणा गांव में 28 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे हादसा हुआ था। तब से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जो रविवार शाम 5:30 बजे पूरा हो गया। एवलांच के बाद बर्फ में दबे बीआरओ के 54 श्रमिकों में 46 को सकुशल बचा लिया गया, जबकि 8 की मौत हो गई। 54 जो वर्कर्स वहाँ ट्रैप थे, उनमें से 46 सकुशल बरामद हुए हैं और 8 कैजुअलिटीज हुई हैं। बीते शुक्रवार जब 54 लोगों के फंसे होने की खबर आई तो सबके होश उड़ गए। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुट गए। सीएम धामी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और पल पल रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। सभी को जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, पूरी तरह से ठीक हो जाए और कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान जो है अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।